नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। मैं बलराम कसाना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। हम चर्चा कर रहे थे निरपेक्ष लागत लाभ के सिद्धांत की, तो उसको हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि x वस्तु के उत्पादन में देश ए को निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है और y के उत्पादन में देश बी को निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, और उसको हमने सारणी के अंदर देखा था। अब हम इसको एक अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं जो नीचे दिया गया है। तो श्रम के एक मानव दिवस का उपयोग करते हुए एक्स और वाई वस्तु की मात्राएं दोनों देशों में कितनी उत्पादित की जा सकती हैं, उसका अनुपात हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सा देश को किस में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है। जैसा कि हमें पता है कि देश ए में एक्स की 20 इकाइयाँ और देश ए में वाई की 10 इकाइयाँ 1 यूनिट से, जबकि देश बी में एक्स की 10 इकाइयाँ और देश बी में वाई की 20 इकाइयाँ। तो देश ए में एक्स की 2:1 है, जबकि वाई में बी देश की 2:1 है। तो इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि जो ए देश है उसको एक्स वस्तु में तुलनात्मक लाभ है, एक तरीके से निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त को चित्र के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि हमने चित्र में दे रखा है कि एक्स अक्ष पे जो है एक्स कमोडिटी को और वाई अक्ष पर वाई कमोडिटी को हमने कैलकुलेट किया है, लिखा है। और जो ए और ए डैश है, ए और A1 है, वो ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है, बी और B1 बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है। और ये बताता है कि तकनीक और साधनों की उपलब्धता को देखते हुए यदि सभी संसाधनों को एक्स वस्तु के उत्पादन में नियोजित किया जाए तो एक्स वस्तु की OA1 मात्रा का उत्पादन कर सकता है। इसके विपरीत यदि पूरे सभी संसाधनों का उपयोग वाई वस्तु के उत्पादन में किया जाए तो ए देश जो है वो वाई की OA मात्रा का उत्पादन कर सकता है। इसी तरीके से अगर B1 को देखा जाए तो ये बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है, और ये जो है यदि सभी साधन एक्स वस्तु के उत्पादन में लगाए बी देश तो एक्स वस्तु की OB1 मात्रा का उत्पादन कर सकता है और वाई वस्तु की OY1 मात्रा का OB मात्रा का उत्पादन कर सकता है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये रैखिक उत्पादन संभावना वक्र के रूप में हमने लिए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दोनों रेखाओं के ढलान हैं वो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि उनमें वस्तुओं में प्रतिस्थापन की दर क्या है। तो A1 का ढलान जो है LXA डिवाइड बाई LYA के बराबर है, और B1 का ढलान है जो वो LXB डिवाइड बाई LYB के बराबर है। चूँकि A1 का ढलान B1 के ढलान से कम है, ये दर्शाता है कि देश A एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त रखता है, जबकि देश बी को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है। तो एडम स्मिथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि निरपेक्ष लागत लाभ के आधार पर विशिष्टीकरण से विश्व उत्पादन का अधिकतमकरण होगा, मैक्सिमाइजेशन होगा। तो दो व्यापारिक देशों के लिए व्यापार से जो लाभ प्राप्त होंगे उसको हम नीचे टेबल से भी समझ सकते हैं। टेबल में दे रखा है कि कंट्री है ए और बी, और पहले ट्रेड के बिना वो लोग उत्पादन कर रहे थे एक्स वस्तु की और वाई वस्तु की क्रमशः ए द्वारा 20 और 10 यूनिटें, और बी वस्तु की बी देश द्वारा एक्स और वाई वस्तु की 10 और 20 यूनिटें। इस प्रकार से टोटल प्रोडक्शन हो रहा था एक्स का 30 और वाई का 30। लेकिन ट्रेड के बाद में जब ए द्वारा स्पेशलाइजेशन किया गया एक्स वस्तु में तो 40 यूनिट और वाई की 0 यूनिट। इसी तरीके से बी द्वारा वाई वस्तु में स्पेशलाइजेशन करके वाई का 40 यूनिट और एक्स की 0 यूनिट। अब टोटल उत्पादन हो गया एक्स का 40 और वाई का भी 40। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड हम देखें तो यहाँ एक्स का उत्पादन प्लस 20 यूनिट से बढ़ा और वाई का -10 से घटा ए के अंदर, और बी के अंदर -x 10 हुआ और प्लस 20 वाई हुआ। तो टोटल जो वर्ल्ड प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई प्लस का x 10 हुई और प्लस की y 10 हुई। तो इस तरीके से 10 यूनिट x की बढ़ी और 10 यूनिट y की बढ़ी। तो ये व्यापार से होने वाला लाभ है जो कि व्यापार के बाद स्पेशलाइजेशन को अपनाने की वजह से प्राप्त हुआ है। तो ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि x की 10 और y की 20 इकाइयों का उत्पादन A करता था पहले, और देश बी जो है वाई के उत्पादन में विशेषज्ञ था, इसलिए व्यापार के बाद वह वाई वस्तु की 40 यूनिट बना रहा है और एक्स की कोई यूनिट नहीं बना रहा है। तो व्यापार का जो लाभ हुआ दोनों एक वस्तुओं में 10-10 यूनिट का लाभ हुआ है। स्मिथ के व्यापार के विश्लेषण का एक दिलचस्प पहलू उनका अधिशेष निकास सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी कहा जाता है।
तो उसके अनुसार क्या कहा जाता है, किसी देश में घरेलू बाजार में अवशोषित होने वाले उत्पादन के अधिशेष को विदेशी बाजार में बेचकर निपटाया जा सकता है। मूल रूप से यही विचार था जिसने मर्केंटालिस्ट और बाद के सिद्धांतकारों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिक जोर देने के लिए प्रेरित किया। तो ये बात जो स्मिथ का जो निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत बताता है कि जो हमारे उत्पादन एक्स्ट्रा हो गया है डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा, उसको हम बाहर बेच करके व्यापार के माध्यम से उसको निपटान कर सकते हैं। सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण उत्क्रमणीय नहीं है, इसको वापस नहीं हटाया जा सकता। यह किसी भी देश में विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा यह सिद्धांत का तात्पर्य यह भी है कि विदेश व्यापार का परिणाम बेकार पड़ी उत्पादक क्षमता के पूर्ण उपयोग के रूप में होता है, जो व्यापार के भाव में मौजूद होने की संभावना बनी रहती है। एक निहितार्थ तुलनात्मक लागत दृष्टिकोण में अपनाई गई धारणा से एक तरीके से भिन्न है कि तो इसमें यह माना जाता है कि आइडल कैपेसिटी हमारी इकोनॉमी में जो उत्पादन में पड़ी रहती है, अगर हम व्यापार को खोलते हैं तो हम दूसरे देशों को जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका यूटिलाइज करके उनको बेच सकते हैं और हम लाभ कमा सकते हैं। और जो कम्पिटिटिव थ्योरी है, कम्पिटिटिव एडवांटेज की, वो अलग है। इससे वो मानती है कि संसाधन व्यापार से पहले भी पूरी तरह से नियोजित होते हैं। तो व्यापार संसाधनों का एक अधिक कुशल आवंटन करता है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में और एब्सोल्यूट एडवांटेज में एक डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज मानता है कि अगर आपके पास एक्सेस कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी पड़ी हुई है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं व्यापार अपनाने के साथ में। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज मानता है कि आपका पास सभी संसाधन पहले से फुल्ली यूटिलाइज हैं, फुल एम्प्लॉयड हैं, केवल उनका एलोकेशन अच्छे से हो जाता है बाद में। अब हम इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं की बात करते हैं। कोई संदेह नहीं है कि एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के आधार के रूप में निरपेक्ष लागत लाभ के सिद्धांत की काफ़ी स्पष्ट व्याख्या की, फिर भी उनके सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। सबसे पहले यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक निर्यात करने वाले देश को एक विशिष्ट वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है। अर्थात जो भी देश निर्यात करेगा वो एक वस्तु के उत्पादन में दूसरे देशों की तुलना में कम लागत में उसको उत्पादित करने की क्षमता रखेगा। अगर ये मान्यता हम हटा देते हैं तो ये व्यापार को होना असंभव मानता है। यानी कि अगर किसी देशों को निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त नहीं है आपस में, तो उस स्थिति में व्यापार होगा ही नहीं, जो कि सही धारणा नहीं हो सकती है। जब किसी देश के पास उत्पादन की कोई विशिष्ट श्रेणी नहीं हो जिसमें उसको निरपेक्ष श्रेष्ठता प्राप्त हो, तो इस संदर्भ में अगर व्यापार ही नहीं हो पाएगा। तो एल्सवर्थ कहते हैं कि स्मिथ का तर्क बहुत ठोस नहीं है, क्योंकि यह बिना तर्क के ही मान लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात के लिए एक निर्माता को निरपेक्ष लाभ प्राप्त होना चाहिए। अर्थात एक निर्यातक देश की दी हुई पूंजी और श्रम के साथ किसी प्रतिद्वंदी से अधिक उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर किसी देश में उत्पादन की कोई ऐसी श्रेणी नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से औरों से बेहतर उत्पादक है? तो उस स्थिति में व्यापार संभव नहीं हो पाएगा। तो अकुशल श्रम और मशीनरी वाले अधिकांश पिछड़े देशों को किसी भी गतिविधि में निरपेक्ष लाभ नहीं मिल पा रहा होता है। अतः निरपेक्ष लागत लाभ का ये जो सिद्धांत है वो इस आधार पर पूर्ण और संतोषजनक विवरण प्रदान नहीं कर सकता जिसके आधार पर विभिन्न देशों के बीच व्यापार होता है। तो व्यापार के सभी कारणों का विवरण अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाता है, केवल एक आधार को मानता है, निरपेक्ष लागत लाभ को। दूसरा कहता है एडम स्मिथ ने केवल मूलभूत आधार पर संकेत किया है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टिकी हुई है। निरपेक्ष लागत लाभ किसी भी व्यापक तरीके से दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों को पता लगाने में विफल रहा है, यानी कि डिटेल्ड एनालिसिस नहीं देता है। ये केवल एक मूलभूत बात की तरफ इशारा करता है। तीसरा, एडम स्मिथ का वेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। इस सिद्धांत से पिछले देशों की वित्तीय प्रक्रिया पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ये देश विदेशी बाजारों में अपनी अधिशेष उपज नहीं बेचते हैं, लेकिन भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए ऐसी वस्तुओं का भी उनको निर्यात करना पड़ता है जिनके की खुद के देश में कमी होती है। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो अच्छे व्यापार की तरफ नहीं इशारा करती हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे कि जो निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत है वो कुछ हद तक व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफल होता है, लेकिन जो बहुत सारे अल्प विकसित और अविकसित देश हैं जो किसी भी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त नहीं है, फिर भी वो निर्यात कर रहे हैं, तो उस स्थिति को ये समझा पाने में असमर्थ है। उसके लिए डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। तो डेविड रिकार्डो और जीएस मिल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारभूत कारणों के बारे में अधिक विस्तृत और संतोषजनक विवरण प्रदान किया है, जिनको हम आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।